Hello everyone, good morning guys. How are you? I hope मजे में होंगे। ग्रुप 3 देने के बाद ग्रुप 4 या इंटर के बाद डायरेक्टली अगर आप ग्रुप 4 कर रहे हो तो आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 1 ऑफ पेपर 19 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस के अंदर। ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर है क्या बता दीजिए। शुरू कर देंगे 10 सेकंड के अंदर। जो लाइव जुड़ चुके हैं उन बच्चों को गुड मॉर्निंग, जो बच्चे लेट आएंगे वो नालायक है। हाँ जी, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दो जल्दी से। यस, पेपर नंबर 19 के लेक्चर 1 के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ L0 लेक्चर ओरिएंटेशन का लेक्चर है वो आपने देख रखा होगा। जिन नलायकों ने नहीं देखा है उनको बोल रहा हूँ पहले जाके वो L0 देख लीजिए, आधे घंटे का ही है। उसको 1.5x पे करके देख लेना। आपको सारी की सारी जितनी भी सवाल आपके दिल में होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ड्यूरेशन बता देता हूँ कितना रहेगा। 160 से लेके 180 आवर्स तक रहेगा। ये 160 घंटे के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, प्लस जो केस लॉज है वो भी इंक्लूडेड है। अब ये 160 लेक्चर्स जो 160 आवर्स है, इनको मैंने इस तरीके से बाइफरकेट कर रखा है कि जो केस लॉज होती है यूजुअली क्या होगा लाइव के अंदर, अगर मैं केस लॉ भी ले लूं तो होता यह है कि डिस्कशन जबरदस्ती का लंबा हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, वैसे ही मेरे को यूट्यूब पे केस लॉज डालनी होती है, तो जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो केस लॉ है मैं वो आपके ऐप के अंदर अपलोड करवा दूंगा। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आईडीटी इटसेल्फ। सेम चीज आपको हिमांगी मैम ने लॉ के लिए भी बोल रखी थी, मैं आपको सेम चीज आईडीटी के लिए भी बोल रहा हूँ कि भैया जो केस लॉ है वो हम लोग अपने तरफ से अलग से टाइम देके उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे, सो दैट बच्चे को तभी के तभी एक्सेसिबल हो जाएगा वो केस लॉ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, पहली बात तो समझो पेपर नंबर 19 जो है ना, ये बहुत स्कोरिंग पेपर है। मतलब आपका जो एग्रीगेट होना 200 का, वो एग्रीगेट निकालने के लिए ये आईडीटी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि दो चीजें हैं, एक इसके अंदर 40% के आसपास, 35 से 40% इंटर का ही सिलेबस है। यस, 35 से 40% जो पेपर में मार्क्स आते हैं वो इंटर के ही आते हैं। मेरे पास ऐसे कितने बच्चों के रिव्यूज हैं जो बोलते हैं कि भैया ये इंटर की जीएसटी की चार्ट बुक पढ़ के हमने फाइनल का आईडीटी निकालवा दिया। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटर की पढ़ के आप फाइनल पास हो सकते हो, उसका नसीब भी अच्छा होगा, उसकी थोड़ी मेहनत भी अच्छी होंगी, या वो बहुत अच्छा होगा दिल से जिसने मेरे को क्रेडिट दे दिया, वॉट एवर द केस में बी। बट मुद्दे की बात यह है कि 35-40 नंबर का इंटर का सिलेबस आता है। फिर लोग इसको इतना लंबा क्यों लेते हैं? 200-220 घंटे क्यों आईडीटी को जाता है? वो तो उनको पता, मेरे को नहीं पता। वो क्या करते हैं उनकी क्लास में, उनका उनको पता है। मेरे क्लास में दो चीजें नहीं होंगी। एक, मैं जब बचपन में छोटा बच्चा था तो ये करता था। तुमको कोई फायदा ही नहीं है मेरे को जान के बचपन में मैं छोटा बच्चा कैसा था। हाँ, चुटकुले सुनाने हैं वो अपन सुना देंगे, मतलब वन लाइनर्स। बचपन में ये हुआ, खत्म होगी बात। मतलब आपको भी मजा, मेरे को भी मजा, बट वो कब, जब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, 1-1.5 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ा लिए, फिर बाद में बोर हो रहा है तो 10-15 सेकेंड का ब्रेक ले लिया। मैं यूजुअली बच्चों से, जो लाइव वाली जनता है जिन्होंने डीटी लाइव कर रखा है उनको पता है कि मैं यूजुअली बच्चों से पर्सनल टच रखता हूँ। बट अगेन, वो कब होता है जब हमारा, जैसे लेट्स से 2-2.5 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटा 15 मिनट में खत्म हो गया, 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं, नया चैप्टर शुरू नहीं करना है, फिर बच्चों से बात कर लिया, वो अलग चीज है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं जहां पे था कि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, प्लस इसका ड्यूरेशन भी कम होता है। तो इसके अंदर अपने को ये कम से कम टारगेट रखना है कि मिनिमम 70 मार्क्स लेके आना है हमको। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? शुरू करने के पहले ही बोल रहा हूँ, 70 मार्क्स का कम से कम टारगेट रख के चलो। और ये एक एवरेज बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, अच्छा बच्चा 80-85 मार्क्स भी ला सकता है आईडीटी के अंदर, अगर मेहनत से पढ़ाई करे, तमीज से तो। ठीक है, तो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। आज के लेक्चर का एजेंडा क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं? ये पहला लेक्चर है इसलिए लिख के लाया है, ऐसा नहीं है। ये चीजें लिखी हुई होना चाहिए थी मेरे को, इसलिए जरूरी है। इंटर में, इंटरमीडिएट में जो हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, इंटर में तो हमने सारा ही पढ़ा था। आपको अगर याद होगा तो इंटर में हमने वहां से शुरू करा था कि भैया जीएसटी क्यों आया, पुराने में क्या दिक्कत थी, नई वाली क्यों लाई गई।
मतलब ये सारी बातें हमने करी थी, ये फाइनल के लिए कोई काम का नहीं है। लोगों के डेमोज देखोगे तो वो पढ़ाते हैं, वो उनको पता क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका इंटर में मजा नहीं आया होगा बच्चे को, इसलिए फाइनल में वापस से पढ़ा रहे। मेरे को कोई जरूरत नहीं है वैसी। इससे रिलेटेड मेरे पास दो चीजें हैं। देखो, इंटर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरा पूरा ओवरऑल जो जो अपने को कल से लगने वाला है, वो मैं आज आपको डिटेल में डिस्कशन करवा दूंगा। दूसरा, मैं एक पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, पेमेंट ऑफ टैक्स का। उससे आपका CGST, SGST, IGST किसके अगेंस्ट क्या एडजस्ट होता है, पेमेंट कैसे जाता है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब जो बचपन की यादें थी वो वापस से आपको याद हो जाएगी। प्लस इंटर के टॉपिक से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो अपन ये सेशन में कर लेंगे। बस इस सेशन का ये इतना ही एजेंडा है, और इसको जितना भी टाइम लगेगा वो लगेगा। 1.5 घंटे में हुआ तो 1.5 घंटा, 4 घंटे लगे तो 4 घंटा। ठीक है, तो पहला लेक्चर ऐसा है जिसमें मैं आपको ड्यूरेशन नहीं बता सकता हूँ। लाइव में अगर कोई बच्चा होगा जो बीच बीच में टक 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 चैट कर रहा होगा, तो मैं उसको बता दूं बेटा मैं तेरा एक्सेस रोक दूंगा चैट का। क्लास के अंदर ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं चल रही है गेमिंग वाली कि भाई आप कमेंट कर रहे हो कि यहां से आए, यहां से मारो, यहां से मारो। इधर में मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से फोकस रख के, अपना फोकस रह के चीजें समझनी है। ठीक है, एक बात। चलो, तो भैया आपको याद होगा इंटर का, अगर आपका सिलेबस आपको याद होगा तो इंटरमीडिएट में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, नीचे प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, ये सारे चैप्टर्स हमने देख रखे थे। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स, सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स एज इट इज, जैसे के तैसे, फाइनल की मॉड्यूल में। अब आपको अगर अगर आपने ग्रुप 3 पढ़ के ग्रुप 4 में आए हैं, तो ग्रुप 3 के अंदर डायरेक्ट टैक्स करके सब्जेक्ट था, बराबर है। डायरेक्ट टैक्स में जो इंटर का सिलेबस था वो उन्होंने फाइनल में नहीं डाला था। जैसे हेड्स ऑफ इनकम नहीं था, हेड्स ऑफ इनकम फाइनल की मॉड्यूल में ही नहीं है पूरा, बट उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अज्यूम्ड क्या है कि भैया आपने हेड्स ऑफ इनकम फिर से पढ़नी चाहिए, इसलिए हमने हेड्स ऑफ इनकम आपको वापस से पढ़ाए थे, याद है। हाँ, इंटर आईडीटी के अंदर ऐसा नहीं करा है। आईडीटी में उन्होंने पूरे के पूरे जो चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स है ना, एज इट इज मॉड्यूल में डाले हैं। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो इंटरमीडिएट में एक लाइन मार के छोड़ दिया था, यहां पे उस लाइन से रिलेटेड पूरा का पूरा केस स्टडी दे रखा है। हाँ, देखो मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल दिखाऊंगा खोल के, ऐसे नहीं है मैं फालतू हवा में बातें कर रहा। ठीक है, ये सप्लाई का है, अगर आपको याद है, इसको सब पढ़ने वाले हैं, बस मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं, क्या डिफरेंस है आपको याद होगा। तो ये बेट ऑन डीएसएलआर वाले पॉइंट्स है। अरे सप्लाई में क्या रहता, बेट ऑन डीएसएलआर याद होगा तो आपको, अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। बेट डीएसएलआर सप्लाई में क्या क्या आता है, एक्टिविटीज क्या क्या होनी चाहिए, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, याद है तुमको, डिस्पोजल, सेल, लाइसेंस और रेंटल और लीज, ये टॉपिक्स थे, ये 8 पॉइंट्स थे, जिसमें ये रेंट वाले में रेंट भी आता था और लीज भी आता था अपना, यही 8 चीजें है, बराबर। अब ये तो इंटर में था, अगर ये याद नहीं है आपको तो चिंता करने वाली बात नहीं है, वो वापस पढ़ाने वाला हूं। मैं बस आपको अभी ये बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो ये इतना इंटर में भी था। अब इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे ना, तो इससे रिलेटेड इतने सारे एग्जाम्पल्स डाल रखे बुक के अंदर कि भैया 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 भैया, यहां तक एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स, मतलब हर एक चीज आपको डिटेल में आनी चाहिए। और अगर आपने इंटर मेरे से पढ़ रखा होगा तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ना, ये वही एग्जाम्पल्स है जो क्लास में मैंने आपको मुंह जुबानी बताए थे, बुक में नहीं डाले थे। जबरदस्ती कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, प्लस ये डायरेक्टली चीजें नहीं आती है। कंसीडरेशन अगर आपको याद होगा तो ये कंसीडरेशन की डेफिनेशन है। अब ये एक नो क्लेम बोनस करके कॉन्सेप्ट है, जिसका एक सर्कुलर आया था। जिन्होंने इंटर मेरे से पढ़ रखा होगा या किसी अच्छी फैकल्टी से पढ़ रखा होगा उनको पता होगा।
नो क्लेम बोनस का एक पॉइंट आया था, क्या वो कंसिडरेशन है कि नहीं है? तो हमने आपको डायरेक्टली लिखवा दिया था कि भैया ये कंसिडरेशन नहीं है, याद रख लो, याद है? अब उससे रिलेटेड देखो, यहां पे इतना, यहां तक पॉइंट दे रखे, इधर तक, मतलब आपको इतनी चीज पता थी, उससे रिलेटेड जो लॉजिक्स है, ये लॉजिक्स यहां पे इन्होंने बुक में दे रखे। हमने ये लॉजिक्स ओरली आपको क्लास में बताए थे और बोला था कि ये लिखना मत, सिर्फ ध्यान में रखो, अगर याद रहा तो अच्छी बात है, याद नहीं रहा तो फाइनल में आएगा, क्योंकि इंटर की एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, ठीक है? तो इंटर में और फाइनल में डिफरेंस क्या है? चैप्टर्स तो सेम है, बट हर जगह पे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। सेकेंडली, केस लॉस भर भर के डाले हैं, और थर्डली, जो क्वेश्चन का लेवल है वो ज्यादा हो चुका है। ध्यान से सुनना, इंटर और फाइनल में कॉन्सेप्ट वाइज चेंज नहीं है। क्या चेंज है? केस लॉस ज्यादा डाल रखे हैं, मतलब केस लॉस डाले हैं, एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत डिटेल में दे रखा है, और थर्ड, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। ये तीन चीजें हैं, ठीक है? एक बात, ये मॉड्यूल में देख लो, ये लेट पेमेंट वगैरह उसकी सारी बातें, मतलब वही मैं जो बोल रहा हूं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है आपको हर चीज का। ये अगर आपको याद होगा तो ये वो टेबल है, 7(1)(c) का जो पैरा 4 है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और 7(1)(b) का जो पैरा 4 है बिजनेस टेस्ट का एक्सेप्शन, उसका डिटेल्ड एनालिसिस प्रॉपरली यहाँ पे दे रखा है। तो खैर बहुत मजेदार होने वाला है, मजा आएगा। अपन चलते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंटली अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगेन एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, लोग इसको पढ़ाते हैं फाइनल के सिलेबस में भी, मेरे को पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है? मेरे को पता नहीं जेन्युइनली क्यों पढ़ाते हैं, उनको खुजली है, उनको ज्यादा टाइम लेना है, बाद में अभी बहुत ज्यादा टाइम दे देते पहले 5-10 लेक्चर में कि हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और लास्ट लास्ट में भगाते, फिर वो कोई सेंस नहीं बनता। तो अपन स्टार्टिंग से ही बैलेंस करके चलेंगे, क्लियर है? 12 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब आते हैं पढ़ने पे, ठीक है? तो हम क्या पढ़ने वाले, इंटरमीडिएट के अंदर एक चैप्टर 1 था, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जीएसटी क्यों आया, ये हिस्ट्री ऑफ जीएसटी है, कब से कैसे कैसे आया, कि भैया पहले 2015 में बिल पास हुआ, फिर 2016, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करते करते 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया था इंडिया के अंदर, बट जम्मू एंड कश्मीर ने अभी तक नहीं माना था, 7 दिन के अंदर उनको मना लिया, ठीक है? जो जीएसटी का इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ड्यूअल जीएसटी वाला मॉडल है, सबसे पहली बार जीएसटी फ्रांस में लाया था। ये सारी फैंसी बातें हैं, ये एग्जाम के लिए कोई भी काम की नहीं है, ठीक है? अगर आप मॉड्यूल देखोगे ना, तो मॉड्यूल में भी आपको डायरेक्टली दे रखा है सप्लाई अंडर जीएसटी, और ये क्या लिखा है यहाँ पे यार? रिफ्रेश, मतलब पुरानी वाली चीजों को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, और इसके अंदर सारी चीजें दे रखी है। इनफैक्ट इसके अंदर क्या क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूं, अपने हिसाब से 3 चैप्टर्स दे रखे हैं। एक दे रखा है सप्लाई, दूसरा दे रखा है चार्ज, और तीसरा दे रखा है एग्जम्पशंस। ये 3 चैप्टर्स इन्होंने एक ही चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे और एक चीज दे रखी है आरसीएम। अच्छा, आरसीएम तो चार्ज में ही आ गया ना रे, 9(3) का आरसीएम चार्ज में ही आ गया। फिर उसके बाद में और दे रखा है इन्होंने यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम भी सेक्शन 10 है ना, तो चार्ज 9, 10 कंपोजिशन। आपको याद नहीं होगा तो मैं एक बार याद करवा देता हूँ, ठीक है? सेक्शन 7 सप्लाई बराबर, 7 के अंदर था 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), 7(1) कैपिटल ए, 7(2) नेगेटिव लिस्ट। ये याद नहीं होगा तो टेंशन मत लो, ये वापस से अपने को करना है, मैं बस आपको एक बार धुंधला धुंधला वापस से याद दिला रहा हूं। सेक्शन 7 था सप्लाई, सेक्शन 8 था कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? कंपोजिट सप्लाई मतलब नेचुरली बंडल्ड, और मिक्स सप्लाई मतलब आर्टिफिशियली बंडल्ड। अगर नेचुरली बंडल्ड है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है, मतलब जो मेन सप्लाई है, उसका रेट पूरे सप्लाई पे लगेगा, और अगर आर्टिफिशियली बंडल्ड है
जिसका हाईएस्ट रेट है वो रेट पूरे के पूरे सब सप्लाई पे लगता है। रेट मतलब जीएसटी का रेट। 7-8 यहां हो गया, 9 और 10 चार्ज में आता है। 9 है कंपोजिशन और 10 है चार्ज ऑफ जी, सॉरी उल्टा बोल दिया, 9 है चार्ज और 10 है कंपोजिशन। ये सब मैं बात कर रहा हूं आईजीएसटी एक्ट की। भाई ये मैं ये मैं बात कर रहा हूँ सीजीएसटी एक्ट की, आईजीएसटी नहीं। ठीक है, 9 के साथ साइमल्टेनियसली हमने आईजीएसटी का भी चार्ज देखा था, इसलिए मैंने आईजीएसटी लिख दिया। ठीक है, 7-8 सप्लाई चैप्टर में था, 9 अपना चैप्टर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी में था, 10 का मैंने अलग से कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर बाद में कर रखा था और वो 7th-8 नंबर पे बाद में दिया था। क्यों? क्योंकि तब तक आपको रजिस्ट्रेशन क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, ये सारी चीजें समझने के बाद ये चैप्टर 10 पढ़ना आसान होता है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन अपन ने रजिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ाया था। ये अपना बात है, याद है? अब देखो यहां पे, देखो क्या लिख रखा है 1.5 में, क्या है? एनालिसिस ऑफ की एडवांस रूलिंग। और अगर आप पेपर में क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसमें क्वेश्चंस तो नॉर्मल पूछा है, बट बता रखा है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ की एडवांस रूलिंग। मतलब किसी रूल के हिसाब से, रूलिंग के हिसाब से, मतलब केस लॉस के हिसाब से आप उसका एनालिसिस कर दो। तो नॉर्मल जो इंटर में क्वेश्चन का आंसर लिखते थे वैसा नहीं चलेगा, यहां पे केस लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा। समझे? हाँ, तो 10 और 11th वाला एग्जाम्शन था, ये 5 सेक्शन है। अब अगर आपको याद होगा बचपन में, एक बार पूरा का पूरा रिकैप कर लेते हैं कि पहले क्या हुआ करता था। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, बराबर है? बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट्स, तो उसके वजह से डबल टैक्स हो जाता था। जैसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो एक्साइज लगता है, फिर जब सेल होता था तो वैट या सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, और उसके वजह से जो वैट या सीएसटी लगता था, दैट वाज लेविड ऑन वैल्यू प्लस एक्साइज। 100 रुपए का वैल्यू है, 10 रुपए का एक्साइज है, तो ये 110 हो गया। और ये 110 पे अगर 2% का वैट लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? चलो सिंपल सिंपल रखने के लिए 5% ले रहा हूं, 5.5 रुपए। तो एक्चुअल में वैट लगना चाहिए था वैल्यू पे। ये जो 5% का वैट है, ये वैल्यू पे लगना चाहिए था, बट ये वैल्यू में 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी ऐड होके 110 रुपए पे वैट लगा। आया ना? देखो, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी, पहले की बात कर रहा हूं। फिर 100 रुपए का 5%, 5 रुपए वैट होना चाहिए था, है ना? ऐसा होना चाहिए था, पर वैट आया कितना अपना? 5.5। क्यों? क्योंकि ये वैट जो लग रहा है ना, ये सिर्फ वैल्यू पे नहीं लग रहा है, वैल्यू में एक्साइज ड्यूटी ऐड करने के बाद ये जो 110 रुपए आया है, इस पे वैट लग रहा है। मतलब वैट जो लग रहा है वो एक्साइज ड्यूटी वाले अमाउंट पे भी वैट लग रहा है। इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। इसी क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, 5% का वैट डायरेक्टली 100 रुपए पे नहीं लग रहा है, जबकि लग कितने पे रहा है? 110 पे 5%, मतलब 5.5 रुपए। तो ये जो 110 है, इसमें दो चीजें, एक है वैल्यू और दूसरा है एक्साइज ड्यूटी। वैल्यू है 100 रुपए की और एक्साइज ड्यूटी है 10 रुपए की। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 10 रुपए पे भी वैट लग रहा है, और ये 10 रुपए क्या था? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स है और वैट भी एक टैक्स है। टैक्स पे टैक्स लगता था पहले, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस थे, बट जीएसटी ने क्या करा? सारे टैक्सेस को अपने अंदर गुबुक खा लिया। ठीक है ना? तो जीएसटी के आने से वन टैक्स का थ्योरी एप्लीकेबल हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस में। कस्टम अभी भी जिंदा ही है, डायरेक्ट टैक्स अभी भी जिंदा है, अपन बात करें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, ये हुआ। फिर पहले क्या होता था? गुड्स पे स्टेट का हक था। गुड्स पे, ये मैं सब बेसिक बता रहा हूं आपको। पहले क्या होता था? गुड्स पे स्टेट गवर्नमेंट का हक था, और सर्विसेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक था। सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। अब जीएसटी के आने के वजह से
गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिलके इनको टैक्स लगाना था, दोनों गवर्नमेंट मिलके इनको टैक्स लगाना था। और इसके लिए लॉ में तो ये लिखा था, तो उसके लिए हमको बदलना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया ये गवर्नमेंट के पास जो हक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो हक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो हक है, वो चेंजेस करने उसके राइट्स, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा। 101 अमेंडमेंट एक्ट बना, 101 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब 101वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया फॉर जीएसटी। उसके बाद और बहुत सारे चेंजेस हो गए आज के डेट तक, बट 101 अमेंडमेंट एक्ट बना था जीएसटी के लिए, ठीक है। और ये जीएसटी की जो पावर थी, सेंटर और स्टेट को जो पावर दी गई थी, वो दी गई थी आर्टिकल 246 के वजह से, 246 ए, इनफैक्ट आर्टिकल 246 ए के तहत पावर दी गई थी। और पावर कैसी दी थी, देखो मैं बताता हूं आपको। पावर दी गई थी, इसको मैं रीड आउट भी करवाऊंगा बाद में, ये बुक में भी लिखा है अपने, और ये जिन बच्चों ने बचपन में पढ़ रखा है उनको पता भी होगा। जो सप्लाई है वो दो टाइप के होते हैं, बताऊंगा ना, एक इंट्रास्टेट और दूसरा इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो चीजें देखते हैं अपन। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो उसको इंट्रास्टेट बोलते हैं। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है तो उसको इंटरस्टेट बोलते हैं। अगर इंट्रास्टेट रहा तो क्या लगता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। इंटरस्टेट रहा तो आईजीएसटी लगता है। ये इतना याद है आपको? नहीं याद होगा तो मैंने बता दिया, आगे और डिटेल में आएगा बेटा, ठीक है। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है और यहां आईजीएसटी लग रहा है, मतलब आई, और ये आईजीएसटी कौन लगाता है मैं बता दे रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कौन लगाता है, इसमें जो सीजीएसटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एसजीएसटी है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। अब देखो मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, अब किसी के दिमाग में यूटी आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूं कि भैया रुक जाओ, ठीक है। अभी सेंटर स्टेट का समझो, यूटी का बहसर बाद में समझेंगे, ठीक है। अगर सप्लाई है तो दो टाइप के सप्लाई रहेंगे, एक तो रहेगा इंट्रास्टेट सेम स्टेट में, या रहेगा इंटरस्टेट दूसरे स्टेट में। इंट्रास्टेट लग रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगता है। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई में आईजीएसटी क्यों लगता है, क्यों सेंटर का काम पड़ा, इसकी भी चर्चा करेंगे बाद में, डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो देखो इंट्रास्टेट सप्लाई पे सेंटर भी लगा रहा है स्टेट भी लगा रहा है, दोनों मिलके लगा रहे हैं, हाँ कि ना। इंट्रास्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लग रहा है वो सेंटर भी लगा रहा है स्टेट भी लगा रहा है, दोनों मिलके लगा रहा है, बराबर है। तो ये सेंटर और स्टेट को मिलके टैक्स लगाने की पावर जो दे रखी है वो दे रखी है आर्टिकल 246A(1) के अंदर। और इस पावर को क्या बोलते हैं पता है, कॉन्करेंट पावर। कॉन्करेंट मतलब दोनों को साथ में पावर दे रखी है, सेंटर और स्टेट को साथ में पावर दे रखी है आर्टिकल 246A(1) के तहत। और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, आईजीएसटी लग रहा है। अब ये आईजीएसटी क्यों लग रहा है ना, इसका रीजन भी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, अभी आप बड़े हो चुके हो, फाइनल में आ चुके हो। तो ये आईजीएसटी पे आईजीएसटी लग रहा है, वो कौन लगाता है आईजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दे रखी है वो दे रखी है आर्टिकल 246A(2) के तहत। और यहाँ पे पावर कॉन्करेंट नहीं है, यहां सेंटर को स्टेट के साथ पावर नहीं है, एक्सक्लूसिव पावर है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहाँ पे कॉन्करेंट पावर थी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, सेंटर और स्टेट दोनों के पास मिक्स्ड पावर है, कॉन्करेंट पावर है, साथ में वो टैक्स लगा सकते हैं। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो सिर्फ सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर है टैक्स लगाने की।
अब क्यों सेंटर के पास है, इसका रीजन भी है, मैं बताता हूं आपको क्यों रीजन है। ठीक है, ये क्लियर है अभी तक कि पावर कहां से आया था? आर्टिकल 246A1 ने दिया था कॉन्करेंट पावर। अब अगर किसी को याद होगा तो ये यहां लिखा था अपन ने, 246A1 concurrent power to levy GST has been given to parliament and state, मतलब सेंटर और स्टेट को दे रखा है। 246A2 एक्सक्लूसिव पावर दे रखा है फॉर इंटर स्टेट सप्लाई IGST लगाने का। अब ये सारी चीजें आप लिख के रखना, ये बुक में नहीं आने वाली है। अब सवाल ये आया कि भैया जब आपने बोला है सेंटर और स्टेट मिलके लगाने वाले हैं, आपने जीएसटी क्या बोल के लाया कि भाई पहले गुड्स पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का हक होता था, सर्विसेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता था, बट जीएसटी के आने के वजह से सेंटर और स्टेट मिलके मिलके टैक्स लगाएंगे, बराबर है। अब यहां तो मिलके लगा रहे इंट्रा स्टेट सप्लाई में, अब जब इंटर स्टेट सप्लाई की बारी आई, अब कहा गया तुम्हारा मिलके, हाँ अब कहा गया तुम्हारा मिलके। अबे देखो, इसका सवाल का जवाब छुपा है, ये जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो जाता कहां पे? ठीक है, यहां पे जो पैसा लिया जाता है, लेट अस अज्यूम 18% का जीएसटी का रेट है, तो 9% सेंटर को जाता है, 9% स्टेट को जाता है। कौन सी स्टेट को जाता है जल्दी से बताओ सर? इंट्रा स्टेट सप्लाई है, एक ही स्टेट इन्वॉल्व है। अरे ठीक है, एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, बट अगर दो स्टेट इन्वॉल्व रही तो कौन से स्टेट को जाएगा? जल्दी से कमेंट करो। अगर दो स्टेट इन्वॉल्व है तो डेस्टिनेशन स्टेट को जाएगा, मतलब जिसका सामान है। महाराष्ट्र से अगर सामान आंध्र प्रदेश गया तो ये महाराष्ट्र को बोलते हैं ओरिजिन और इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। सिंपल, ससुराल, ससुराल वालों को जाएगा पूरा का पूरा माल, ठीक है ना? ये तो मायका है, ये ससुराल है, तो इनको जाएगा पूरा का पूरा माल अगर दो स्टेट इन्वॉल्व है तो। ठीक है, तो यहां तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इंटर स्टेट में क्या होता था, ये बोला गया था ना कि साथ में मिले सुर मेरा तुम्हारा हर, सेंटर और स्टेट मिलके हर ये गाना गाएंगे। फिर यहां पे क्यों अकेले सेंटर को पावर दिया है? इंटर स्टेट सप्लाई में क्यों अकेले सेंटर को पावर दिया है? मतलब आपका ये जो बोलना हो गया ना कि भैया सेंटर लगाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया कि 18% का जीएसटी पूरा का पूरा सेंटर खा जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। सेंटर क्या करता? आईजीएसटी के केस में सेंटर क्या करता? 18% लेता है, अपने पास 9 रखता है, और जो डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट है उसको बचा हुआ 9 देता है। मतलब ये मोटा मोटी बता रहा हूं मैं। एक्चुअली ये जो पैसा आता है ना आईजीएसटी का, ये जाएगा पूरे फंड में, उसमें से डेस्टिनेशन वाली स्टेट है उसको आधा दिया जाएगा और आधा अपने पास रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा होता है। ये मैंने आपको चैप्टर 1 बेसिक में पढ़ा रखा था, बट यहाँ पे खैर फाइनल के लिए बेसिक चैप्टर 1 मत पढ़ना। मैक्स टू मैक्स अगर तुमको करना है ना, देखो 3 घंटे का लेक्चर है इसका बेसिक का, वो तुम मत देखना। तुम बस जो मैंने इंटर का रिवीजन करवाया था ना चैप्टर 1 का, वो देख लेना। सेकेंड लेक्चर, ये लेक्चर के बाद जो दूसरा लेक्चर रहेगा ना वो रिवीजन का ही रहेगा, वो आप देख लेना, आपके ऐप में आ जाएगा। जैसे ही ये लेक्चर आया उसके 15 मिनट में वो लेक्चर डलवा दूंगा मैं। ठीक है, अब यहां बात आती है सर ये सेंटर अकेला क्यों लगा रहा है, पहले वो बताओ। सेंटर अकेला क्यों लगा रहा है वो बताओ। अब समझो, आपको ये पता है कि जीएसटी की एक्ट कितनी है इंडिया के अंदर? सीजीएसटी का एक एक्ट है, एसजीएसटी 31 है। हाँ 31 स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 31 अलग अलग एक्ट है। यूटीजीएसटी का एक एक्ट है, आईजीएसटी का एक एक्ट है, और जीएसटी कंपेंसेशन सेस का एक एक्ट है। ठीक है, अब देखो होगा कैसे, होगा ये कि 28 स्टेट्स है, इन सबके अपने अपने 28 एसजीएसटी एक्ट है।
प्लस 3 यूनियन टेरिटरी जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है, जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है मतलब विधानसभा है, उनके 3 SGST एक्ट, ऐसे करके 31 SGST एक्ट बने हैं। हाँ जी, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज है जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है, इनको क्या मानते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हाफ स्टेट मानते हैं, बट फॉर जीएसटी, फॉर जीएसटी, जीएसटी के लिए इनको फुल स्टेट माना जाता है। अब ये बात हुई 28 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है। कौन सी है? एक है दिल्ली, दूसरी है पौंडीचेरी, और तीसरी है जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था। अरे 2 साल 3 साल पहले तक आर्टिकल 370 हटने के पहले हम क्या पढ़ाते पता है? 29 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज, ऐसी 31 एक्ट्स थी। अब ये भी बहुत शानदार किस्सा है, सुनो। बता ही दूं क्या? रुक जाओ बता दो। पहले क्या था? 29 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज थी जिनका स्टेट लेजिस्लेचर था, दिल्ली और पौंडीचेरी। बाद में क्या हुआ? पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, सुनो, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इसका SGST एक्ट था। बाद में जम्मू एंड कश्मीर का डीमर्जर हो गया, एक बन गया जम्मू एंड कश्मीर यूटी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, और दूसरा बन गया लद्दाख विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये यूनियन टेरिटरी है बट इनका स्टेट लेजिस्लेचर है, तो भैया ये तो हाफ स्टेट है, जीएसटी के लिए पूरा स्टेट, तो इनका SGST एक्ट रहना चाहिए। हाँ, तो ये जो एक्ट है ना, उठा के इनको दे दिया थोड़ा सा, बोले चलो ऐश कर लो। और इनके लिए क्या, जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं रहता, 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, और ये पांचों के लिए मिलके एक ही UTGST एक्ट है। पांचों के लिए मिलके एक ही UTGST एक्ट है, ठीक है। अब इत्तेफाक की बात बताता हूं, सुन लो, थोड़ा मजा आएगा। पहले 29 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज थी। अब बताता हूं, देखो सुनो, 29 स्टेट्स थी, 2 यूटीज थी स्टेट लेजिस्लेचर वाली, और 5 यूटीज थी स्टेट लेजिस्लेचर के बिना पहले। बाद में क्या हुआ? 28 स्टेट्स हो गई, क्योंकि एक स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसके 2 टुकड़े हुए, जिसमें से एक यूटी बनी स्टेट लेजिस्लेचर वाली। तो यूटी कितनी हो गई स्टेट लेजिस्लेचर वाली? अब 3 यूटीज जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है, बराबर। जम्मू कश्मीर एक स्टेट से एक यूटी बनी जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है, यहां नंबर बढ़ गया। एक यूटी बनी जिसका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो यहां पे भी नंबर बढ़ जाना चाहिए था। 5 की जगह क्या होना चाहिए था? 6 यूनियन टेरिटरीज जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। बट ये नंबर पता है 6 नहीं है, ये नंबर अभी भी 5 है। ये नंबर अभी भी 5 है। क्यों पता है? क्योंकि दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में उनका मर्जर कर दिया, स्ट्रैटेजिक मर्जर। तो अभी इफेक्टिवली अपने पास आज के डेट में क्या है? 28 स्टेट्स है, 3 यूनियन टेरिटरीज है, और 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। तो 28 प्लस 3 31, इनके 31 SGST एक्ट है, और ये 5 यूनियन टेरिटरी का मिला के एक ही UTGST एक्ट है, एक ही UTGST एक्ट। क्लियर है? हाँ, बहुत मजा आता है मेरे को ये पढ़ाते हुए। तो मॉडल के अंदर क्या दे रखा है? ये ड्यूअल जीएसटी का मॉडल है। SGST स्टेट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और IGST ये कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। ये पूरा ज्ञान दे रखा है। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर कितनी है? 5 है। लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। पहले ये 2 अलग हुआ करती थी, दमन एंड दीव अलग हुआ करती थी, दादरा नगर हवेली अलग हुआ करती है, अब मिक्स हो गई है।
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सॉरी लद्दाख और चंडीगढ़। ठीक है, ये पांचों का यूटीजीएसटी लगता है। यूटीजीएसटी कौन लगाता है? सेंटर ही लगाता है। यूटीजीएसटी कौन लगाता है? सेंटर ही लगाता है। और ये तीनों, इनका स्टेट लेजिस्लेचर है, तो जो पैसा है वो डायरेक्टली यहां जाएगा। अब ये जीएसटी काउंसिल वगैरह दे रखा है, वोटिंग राइट दे रखा है, कोई काम का नहीं है, यहां तक सब वेस्ट है। और यहां से शुरू हो चुका है सेक्शन 7 टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई वाला चैप्टर। अभी अपने को वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, ये मॉड्यूल मैं आपको एक बार खोल के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप मत पढ़ो, मैं पूरा कवर कर रहा हूं A to Z। ठीक है, तो ये तो बात थी अपनी कि एक्सक्लूसिव। अभी बात कहां से चालू हुई थी अपनी कि भैया एक्सक्लूसिव पावर बोल रहे हो आप कि भैया, सॉरी, आपने क्या बोला था कि सेंटर और स्टेट मिलके लगाएंगे, बट यहां तो सिर्फ सेंटर लगा रहा है। तो भैया ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सोचो सोचो, सामान महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश जा रहा है, आंध्र प्रदेश से और एक कहीं दूसरे जगह जाएगा, केरला जाएगा मान लेते हैं, फिर केरला से कहीं और जाएगा, तमिलनाडु जाएगा मान लेते हैं। अब इतनी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और आप बोल रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो कौन सी, विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी? क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने एसजीएसटी एक्ट में अलग अलग चीजें बना सकती है। इसलिए पता है सेंटर ने क्या बोला? इसलिए सेंटर ने बोला, एक मिनट रुक जाओ मुन्ना, रुक जाओ, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, डेस्टिनेशन वाली, डेस्टिनेशन की जो स्टेट है उसकी गवर्नमेंट को पैसा दे दिया जाएगा। तुम लोग दिमाग मत लगाओ, नहीं तो सब लोग अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे, उसमें लफड़े हो जाएंगे। पहले ऐसे ही लफड़े होते थे। और सर इंट्रा स्टेट सप्लाई में लफड़ा नहीं होगा क्या? आपको लगता है होगा? महाराष्ट्र से सामान महाराष्ट्र में जा रहा है तो दोनों जगह पे महाराष्ट्र की स्टेट है, तो एक ही लॉ लगेगा ना। बट जब मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, तब तकलीफ हो सकती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया देखो, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो भैया सेंट्रल और स्टेट मिलके लगाएगी, बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, सुन लो, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है मतलब मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स अगर इन्वॉल्व है, मल्टीपल स्टेट्स में सप्लाई हो रहा है, एक से दूसरे स्टेट में सप्लाई जा रहा है, तब इन दैट केस पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। लॉ बनाएगा सेंटर, जीएसटी कलेक्ट करेगा सेंटर, और एक प्रपोर्शन अमाउंट डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इतना ही बेसिक जानने की आपको जरूरत है, इससे ज्यादा अभी जरूरत नहीं है मेरे को लगता। देख लो एक बार, किसी बाबू को लिखना होगा ये बारे में तो ये भी लिख सकता है। हाँ, और मैं ये जो बता रहा हूं ना आपको, ये सारा का सारा आगे आने वाला है, तो एक बार लिख लीजिए बस। इसके बाद ये लिख लीजिए, ये लिख लो अभी। देखो मैं जब लेक्चर लेते रहता हूं ना, तब लिखा मत करो, क्योंकि लिखने को मैं टाइम देता हूं अपने आप। वीडियो पॉज करके लिख लो इसको जल्दी से। आ गया रे पेन यहाँ पे। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति किसी बालक को? अब देखो जीएसटी में होता क्या है, बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है। जो आदमी सप्लाई कर रहा है उसको सप्लायर बोलते हैं, आई होप ये पता होगा आपको। जिसको वो सप्लाई कर रहा है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। यहां तक कोई ऐसा झंडू बाम जिसको नहीं पता ये? अब ये सप्लायर ऑब्वियसली कुछ चीजें खरीदेगा। अब ये सप्लायर है तो ये घर पे तो बनाएगा नहीं,
या घर पे बनाएगा भी तो रॉ मटेरियल तो खरीदेगा बाहर से। अब लेट अस अज्यूम कि सप्लायर ने लिया रॉ मटेरियल, जिसको बोलते हैं इनपुट्स, कुछ सर्विसेज लगी इसको, कुछ कैपिटल गुड्स इसने लिए। एक सप्लायर है, ये टेक्सटाइल का सप्लायर है, ठीक है। ये रेसिपिएंट लोगों को टी शर्ट या शर्टें बना बना के बेचता है, शर्ट्स बना के बेचता है, ठीक है। और अगेन रजिस्टर्ड पर्सन है, सारे लोग रजिस्टर्ड पर्सन है, ऐसी ही अपन बात करके चल रहे हैं, ठीक है। अनरजिस्टर्ड रहा तो चेन ऑफ क्रेडिट ब्रेक हो जाएगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, उसको अभी दिमाग में नहीं डालते हैं, सारा रजिस्टर्ड लोग है, ऐसी बात करते हैं। तो ये सप्लायर, लेट अस अज्यूम इसने 100 रुपए 1000 रुपए की शर्ट बना के दिया। शर्ट छोड़ दो यार, मोबाइल का लेते ना अपन, मोबाइल अच्छा लगता है, मोबाइल बेचता है। अब मोबाइल बेचने के लिए ये क्या करता है, ये मोबाइल बनाता है। अब मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या लगता है सर? मोबाइल बनाने के लिए कैमरेज लगेंगे, कैमरा कैमरा की लेंस, मोबाइल बनाने के लिए प्रोसेसर लगेगा, स्नैपड्रैगन, इथनॉस, जो भी अलग अलग प्रोसेसर्स आते हैं। तो ये सप्लायर क्या खुद ही बनाता है प्रोसेसर? एक तो ये खुद बना सकता है या किसी और से खरीदेगा। अब अपन ये अज्यूम कर रहे हैं सब कुछ इंडिया में हो रहा है, ठीक है, मेड इन इंडिया। अब मोबाइल समझो 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा प्लस 18% जीएसटी, 1800 रुपए का जीएसटी है, तो ये कितने का अमाउंट हो गया? इसने इसको मोबाइल बेचा 11,800 रुपए का। अब इंटर में से फाइनल में आ गए हो तो अज्यूम करके चल रहा हूं कि इतने जरूरत नहीं है, काहे कि एक एक चीज डिटेल में लिखे। अब ये सप्लायर जो है, ये रेसिपिएंट इसको कितना देगा? 10,000 देगा वैल्यू के, प्लस 1800 रुपए देगा जीएसटी के, बराबर है। अब ये जो सप्लायर है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा 1800 रुपए का। हम मान के चल लेते कि ये आईजीएसटी है, दूसरे स्टेट में बेचा है इसने, तो 1800 रुपए का उसको आईजीएसटी पे करना है। अब ये जो सप्लायर है भैया, इसने रॉ मटेरियल लिया, लेट अस अज्यूम 1000 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, उस पे 9% सीजीएसटी लगा है, 900 रुपए का सीजीएसटी लगा है। आई 2000 का रॉ मटेरियल लिया, उस पे 9% का 180 का क्या लगा है? सीजीएसटी लगा है, और 2000 का 9% 180 रुपीज का एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि सेम स्टेट से लिया था। अब ये सप्लायर ने, देखो ध्यान से सुन लो, सप्लायर ने उसके सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया। अभी इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स भी ले सकता है वो, उसका भी कैलकुलेशन आ सकता है, बट मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। 2000 2000 9 9 18%, मतलब 2000 का 18% कितना होता है? 360 रुपए। अब ये सप्लायर जो है उसके सप्लायर से रॉ मटेरियल सप्लायर को 180 रुपए दे चुका है, तो ये सप्लायर क्या करेगा? अपना आईटीसी बुक करेगा। कितने का आईटीसी इसके पास रहेगा? सीजीएसटी का आईटीसी रहेगा 180 रुपए, एसजीएसटी का आईटीसी रहेगा 180 रुपए, है ना। अब जब सप्लायर रेसिपिएंट को सामान बेचा, तो रेसिपिएंट से उसने 1800 रुपए आईजीएसटी के लिए, जो कि उसको गवर्नमेंट को पे करनी है। अब गवर्नमेंट को ये सप्लायर क्या बोलेगा गवर्नमेंट को कि भैया मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदा था ना, उस पे मैंने 360 रुपए का क्रेडिट दे दिया है या जीएसटी पे करा है, जिसका क्रेडिट मेरे पास पड़ा है। तो अल्टीमेटली ये क्रेडिट यूज हो जाएगा 360 रुपए का, और बचा हुआ कितना? 1440 रुपए उसको पे करना पड़ेगा कैश में। ये ऐसे मोटी मोटी बात होती है एक बार। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको एक करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, इसको करेंगे एक प्रॉपर क्वेश्चन के थ्रू, तो और मजा आएगा। और वो क्वेश्चन को जब मैं लिखवा के बताऊंगा ना, तो आपको दिमाग में ऐसे लाइट जलेंगे ना कि मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो होता है कि भैया जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हो
तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया ये सप्लायर के एंगल से सोचो, अपन अब पूरा किसके एंगल से सोच रहे हैं, इस सप्लायर के एंगल से। तो इसने ये जो जीएसटी कलेक्ट किया, सप्लायर ने रेसिपिएंट से जीएसटी लिया ना, तो ये 1800 रुपए के जीएसटी को क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। और ये जो उसने 180 180 360 का पेमेंट करा था, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो लगता है वो आता है अपने परचेसेस पे। अब ये सप्लायर ने रॉ मटेरियल परचेस करा था, तो उस पे जो उसने टैक्स भरा है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और उसी का क्रेडिट मिलता है। और ये जो आउटपुट टैक्स है ये आता है हमारे सेल्स पे। हम जो बेच रहे हैं उस पे हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, बेचने को क्या बोलते हैं, बेचने को बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। बेचने क्या बोलते हैं, अरे मैं अगर आपको सामान बेच रहा हूं तो मेरे तरफ से जा रहा है आउटवर्ड, तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। और इसीलिए जो आउटवर्ड सप्लाई पे अपन टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और जो मैं परचेस कर रहा हूं, जो मैं ले रहा हूं, क्या है ये, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, इनकमिंग, इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। और इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स लगा है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है, आउटपुट टैक्स अपने को पे करना पड़ता है। पर जो आउटपुट टैक्स हम पे करते हैं वो पूरा का पूरा नहीं पे करते, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट करने के बाद पे करते हैं। ठीक है, आगे आईटीसी का एक चैप्टर आएगा, मतलब ये इंटर में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से पढ़ाऊंगा। उसके अंदर हमको ये देखना है कि किसका क्रेडिट किसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है। आपको याद होगा तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करो, फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी के लिए यूज हो जाएगा आईजीएसटी का रिमेनिंग क्रेडिट। कौन से प्रपोर्शन में, इन दैट प्रपोर्शन, मतलब जो भी प्रपोर्शन 80 के लिए ज्यादा यूजफुल है, जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व था। सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर का पैसा स्टेट को गए हुआ है या स्टेट का पैसा सेंटर को गए हुआ है, तो वो आपस में एडजस्ट नहीं होगा। ये आगे बहुत डिटेल में अपन बात करने वाले इस पे, और यहाँ पे तो इंटर से ज्यादा डिटेल में बात होंगी। ठीक है, ये एक बार लिख लीजिए जिन बालक को लिखना है, फिर अपन चलते क्वेश्चन 1 पे। ये इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्यूट सा प्यारा सा। जिन बच्चों ने ये नहीं लिखा है प्लीज पहले ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। वीडियो को पॉज कर लो, मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लो, ये लिख लो। ठीक है, अरे भाई पॉज करके लिख रहे बाबा। ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखना, जल्दी से लिखिए इसको, क्योंकि यही पूरा बेस बनाता है। जो क्वेश्चन हमको करना है ना, वो क्वेश्चन के अंदर ये सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में घुसना चाहिए। यहाँ पे देखो तीन चीजें बनेंगी। एक तो मतलब जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या तीन चीजें बनती है जो बच्चे समझते ही नहीं है। पहला तो स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है आपके पास। क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है ओपनिंग बैलेंस भी दिया होता है आईटीसी का। अगर क्वेश्चन अच्छा है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दिया रहेगा, प्लस जो हमने परचेस करा है उस पे जो हमने जीएसटी पे करा है उसका भी आईटीसी मिलेगा। तो आईटीसी दो जगह से आएगा, एक ओपनिंग बैलेंस और दूसरा परचेसेस से। फिर जो आउटवर्ड सप्लाई है उससे ही आउटपुट टैक्स आएगा, मतलब जीएसटी पेएबल। फिर ये जीएसटी पेएबल में से हम आईटीसी एडजस्ट करने के बाद कितना अमाउंट कैश में पे करना है वो निकालते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज ये चीज को बहुत ध्यान से समझ के लिखो इसको। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर पेमेंट ऑफ जीएसटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपके सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को अभी करवाने का पर्पज ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाना, प्लस आपको जो इंटर की बातें हैं वो याद करवाना। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए जल्दी से, फास्ट। आंसर नहीं देखना है, आंसर अपन अपने खुद के हिसाब से लिखेंगे।
ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जीएसटी का, पेमेंट्स ऑफ जीएसटी का जो क्वेश्चन था, चैप्टर था आपके पास, उसका ये मास्टर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का वेटेज अपने आप में कम से कम 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर अपन इसको साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो के स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो की स्क्रीन पॉज कर लो, क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ो, फिर मेरे साथ में इसको सॉल्व करो। यस, मिस्टर प्रणव, अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, मतलब नॉर्मल कंपोजिशन वाला पर्सन नहीं है, रेगुलर पर्सन है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, मतलब वो 20 लाख का रजिस्ट्रेशन वगैरह का लफड़ा नहीं है। पूरा का पूरा जो बेचेगा उस पर जीएसटी कलेक्ट करेगा, पूरा का पूरा जो खरीदेगा उस पर आईटीसी लेगा, वो एडजस्ट करना है। ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ये सेल है उसका, ये क्या है, सेल है। तो जो सेल है उस पे इसने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, और ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब ये सप्लाई का जो हमको अमाउंट मिलेगा जीएसटी का, वो अमाउंट वुड बी आउटवर्ड आउटपुट टैक्स पेबल, बराबर है। हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेसेस मेड बाय हिम फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर ड्यूरिंग अगस्त 2000 कुछ नहीं दिया है, ड्यूरिंग अगस्त, ठीक है ना। तो ये इंट्रा स्टेट परचेस कर रखा है और ये परचेस कर रखा है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट जो परचेस कर रखा है उस पर क्या लगा होगा, जल्दी से बताओ। इंट्रा स्टेट परचेस कर रखा है उस पर लगा होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और जो इंटर स्टेट परचेस कर रखा है उस पर लगा होगा आईजीएसटी, बराबर। यहां पे जो इंट्रा स्टेट सेल करा है उसने 6 लाख पे, उस पे इसने जो कलेक्ट किया होगा दैट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और जो इंटर स्टेट सेल करा है उस पे इसने कलेक्ट करा होगा आईजीएसटी, बराबर। इस टाइप के क्वेश्चंस में इसको आप जीएसटी का टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन टाइप का बोल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स पेबल, ठीक है। ये अपने मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है उसका स्टेटमेंट। और तीसरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल। ये 3 स्टेटमेंट बनेंगे। पहला स्टेटमेंट बनेगा आउटपुट टैक्स कितना पेबल है, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, इसके अंदर 2 कैच होती है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है। एक होता है ओपनिंग बैलेंस, हाँ क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में भी दे रखा है, और दूसरा होता है जो परचेस कर रखा है हमने उस पे जो हमको जीएसटी लगा है, वो दोनों ऐड होके अपने पास कितना क्रेडिट अवेलेबल है ये फिगर आती है, ठीक है। अब देखो यहां पे दे रखा है बैलेंस आईटीसी, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है आईटीसी का, इसके बाद सीजीएसटी पड़ा है 15,000, एसजीएसटी पड़ा है 35,000, और आईजीएसटी पड़ा है 20,000। ड्यूटी जीएसटी कहां से आया भाई, हाँ आईजीएसटी पड़ा है 20,000 का, ठीक है। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आर टेकन टू बी 9,918, मतलब 9,918 का रेट है। मैंने इसलिए आपको बोला था जीएसटी में रेट आपको रट्टा नहीं मारने पड़ते, ये दिए हुए रहते हैं, बचपन से यही बताते आए हो, अभी भी बता रहा हूँ जीएसटी में रेट रट्टा नहीं मारने। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब ये जो अमाउंट्स दे रखे हैं बच्चों इसमें आपके टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल बाय मिस्टर प्रणव इन द मंथ ऑफ अगस्त। बताइए क्या कहना है इस पे। तो भैया मैं बताता हूँ क्या कहना है, आप क्यों बता रहे हो। चलो एक बार साफ कर लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। जीएसटी का रेट है 9% ये है भैया आईजीएसटी, ठीक है। इंट्रा स्टेट सेल करा है तो इस पे कलेक्ट करा होगा सीजीएसटी, इस पे कलेक्ट करा होगा एसजीएसटी। क्या रेट होगा 9%, 9%, तो 6 लाख का 9% कितना होता है
54,000 का CGST लिया होगा, 54,000 का SGST लिया होगा, है ना? अरे अपन ने बेचा है ना, तो CGST और SGST वैसे तो 18% होता है, 6 लाख इंटू 18%, बट उसमें आधा CGST आधा SGST और बाइफरकेशन देना पड़ता है ऐसे। इंटर स्टेट सप्लाई किया है, IGST लिया होगा 18% का, 36,000 का। अब सिंपली सोचो ना, मैं हूं जिसने ये सेल करा है, तो जो मैंने जिसको बेचा है उससे इतना पैसा मैंने कलेक्ट करा है, अब ये मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है, मेरे को गवर्नमेंट को ये पे करना है ना, उसके अगेंस्ट मैं क्या यूज करूंगा? अपना क्रेडिट। क्रेडिट कहां से आएगा? दो जगहों से, एक परचेस से और दूसरा ओपनिंग बैलेंस से। तो जो मैंने परचेस कर रखा है उस पे कितना जीएसटी पे करा है वो भी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? परचेस मेड इंट्रा स्टेट परचेस है, तो इस पे CGST लगा होगा 9%, SGST लगा होगा 9%, 40,000 का 9% हो गया 36,000, और SGST भी हो गया 36,000। इंटर स्टेट परचेस कर रखा है, मतलब दूसरे स्टेट से परचेस कर रखा है, तो मैंने क्या पे करा होगा? IGST। 50,000 का 18%, 9% नहीं 18%, 9,000 रुपए का IGST मैंने पे कर रखा है। अब देखो मेरे को ये इतना अमाउंट पे करना है गवर्नमेंट को, उसके अगेंस्ट ये मैंने परचेस कर रखा है, ये मैंने मेरे सप्लायर को पे कराऊंगा, और इतना मेरे पास बैलेंस है। तो मैं क्या कर रहा हूं? बैलेंस का अमाउंट यहीं पे लिख ले रहा हूं। CGST 15,000 का मेरे पास बैलेंस था, प्लस यहां पे 36,000 का मैंने और पे करा, 15 और 36,000 CGST। SGST 35 का मेरे पास बैलेंस था, 36 का मैंने और पे करा, 36,000, और IGST 20,000 का बैलेंस था, 9,000 मैंने और पे करा। बराबर है? यहां तक बताओ किसी को आपत्ति है क्या? तो मेरे पास टोटल बैलेंस कितना आया ITC का? एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा भैया अपने को। अपन बना लेते ना। स्टेटमेंट ऑफ ITC अवेलेबल, कितना ITC अवेलेबल है? अब ये स्टेटमेंट बनाने का कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप किसी भी सीक्वेंस में बना लो। अब दिमाग में सोचो, जब स्टेटमेंट बनाते हैं, अच्छा, जब ये आंसर पढ़ते ना, हाँ बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है, ऐसे ही करते बचपन से अपन, बचपन से यही तो करते हैं। क्या करते हैं? ऑडिट सब्जेक्ट को इतना सीरियसली ले लिया कि सारा सब वाउच कर लेते, हाँ ये बराबर है ये बराबर है ये बराबर है बराबर बराबर आ गया। अरे भाई, पेपर में यहां से शुरुआत नहीं होती है, पेपर में शुरुआत होती है लाइना कितनी मारनी है, लाइना कितनी मारनी है, सोचो अब। हाँ सोचना पड़ेगा, देखो जब तक सोचोगे नहीं एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो ITC अवेलेबल, अपने को ITC काय का है, तो देखो लाइन मारने के पहले सोच लेना, एक CGST, दूसरा SGST, तीसरा IGST, तो एक दो तीन कॉलम तो CGST SGST CGST SGST IGST के तीन कॉलम, और लेफ्ट में पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा और एड परचेसेस आएगा, तो चार लगेगी अपने को कॉलम्स, जिसमें से पहला रहेगा अपना बड़ा वाला। अब देखो ये जो फॉर्मेट बना के कर देते ना टीचर, ये फॉर्मेट बने हुआ है बेटा, इसमें डब्बे भर दो, वो फॉर्मेट बनाना ही दिमाग का तान है। IGST CGST SGST जो भी सीक्वेंस, अब मेरे पास जितनी जगह थी मैंने मैक्सिमम में बना दिया, और लेफ्ट साइड में जगह खाली रख दी, क्योंकि पर्टिकुलर्स में बड़ा लिखना पड़ता है। ये ऐसा बना है टेबल, ये है पर्टिकुलर्स, ये है IGST, ये है CGST, और ये है SGST। मैं IGST को हमेशा पहले लिखता हूं, पहला पॉइंट आएगा ओपनिंग बैलेंस। कितना था भैया ओपनिंग बैलेंस बताओ? IGST था अपने पास 20,000, CGST था अपने पास 15,000, SGST था अपने पास 35,000, बराबर। सेकंड, ऐड इंट्रा स्टेट परचेस, इंट्रा स्टेट परचेसेस कितना? 4 लाख इंटू 9%,
ईच। हाँ, यहाँ पे डॉट, आईजीएसटी नहीं पे करा है। 36,000 यहाँ पे, 36,000 यहाँ पे। थर्ड, एड इंटर स्टेट परचेस। 2 लाख का है ना? नहीं, कितने का था? इंटर स्टेट परचेस कितने का था? 50,000 इंटू 18%, 9,000 डैश डैश। टोटल आईटीसी अवेलेबल 29,000, 36, 51,000, 71,000। ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहां तो भी मैंने इंट्रास्टेट परचेस लिखा है, लोग इसको भी अच्छे से लिखते हैं। हाँ, मैंने बच्चे देख रखे जो मैं पेपर चेक करता हूँ कभी, तो उसमें बच्चे लिखते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड ऑन इंट्रास्टेट परचेसेस। इतने तमीज से बच्चे लिखते हैं। आपने इतना भी लिखा, काम बन जाएगा। अब जब ये नीचे लिखा जाता है ना, 4 लाख इंटू 9%, 36, तो फिर वर्किंग नोट देने का काम नहीं है। जो ये नहीं लिखता उसको वर्किंग नोट देना है। जैसे अभी अपन ने क्या करा था यहाँ पे, अपन ने क्या करा था, अच्छा, अभी से अभी से ये लेवल का प्रिपरेशन करेंगे ना, मां कसम तुमको 75 के नीचे कोई लाके दिखा दे। देखो, 15 और 36, 51, ये 71, ये 29, यहीं पे कैलकुलेशन आ गया था। अब बहुत सारे बालक क्या करते, ये डायरेक्टली एडजस्ट कर लेते, वो नेट जीएसटी पेएबल वाले स्टेटमेंट में डायरेक्टली एडजस्ट कर लेते। अरे भैया, इसके मार्क है यार, इसके मार्क होते हैं। ठीक है। दूसरा, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल का आप बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना है तो मत भी बनाओ। कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल। ठीक है। अब मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं। पहला, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यह है आईजीएसटी का, यह है सीजीएसटी का, यह है एसजीएसटी का। आपको लाइनें बनानी है, फिर से बता रहा हूं, आपको लाइनें बनानी है, जैसा ये लिखा है वैसे ही लिखना है, ऐसे मत करना। इंट्रास्टेट सप्लाई कितने का था भाई मेरा? 6 लाख का। और इंटर था 2 लाख का। 6 लाख इंटू 9%, इंटर स्टेट सप्लाई 2 लाख इंटू 18%, 36,000 का यहां लिख दिया, डैश डैश। इंट्रास्टेट 6 लाख का, 9, 54,000, 54,000, टोटल 36, 54, 54। कोई आपत्ति है? नहीं। अब आएगा स्टेटमेंट, ये सबसे बादशाह वाला स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, किसी को दिक्कत है तो बताओ भैया। स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेएबल एंड एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। पर्टिकुलर्स
IGST, CGST, SGST। जो बच्चा टकर 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 चैट कर रहा होगा ना, मैं किडनी भेज दूंगा तुम्हारे निकाल के। पहला, आउटपुट टैक्स पेबल। कितना था IGST पेबल? 36, 54, 54, 36,000, 54,000, 54,000, बराबर है। ये तो GST पेबल है। इसमें से क्या माइनस होगा? सेकंड, लेस ITC एडजस्टेड। अब ये पॉइंट आ गया। सेकंड में ITC एडजस्टेड। कौन सा ITC? सीक्वेंस याद है क्या? बचपन में पढ़ाया था मैंने आपको। सीक्वेंस याद है क्या? सबसे पहले IGST का क्रेडिट यूज करना है IGST के लिए। सबसे पहले IGST का क्रेडिट यूज करना है IGST पेबल के लिए। IGST पेबल 36,000 है। IGST का क्रेडिट कितना है? 29,000। IGST का क्रेडिट है 29,000 लेस ITC of IGST used for IGST। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। अच्छा, अगर आपने ये लिख दिया ना कि ITC of IGST used for IGST, चल जाता है। यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ IGST और एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एडजस्टेड तो ऊपर लिख दिया ना हमने हेडिंग में। तो कितना? 29,000 का IGST आपने यूज कर लिया। ठीक है, यहां पे डैश, यहां पे डैश। अब कायदे से पता है क्या होना चाहिए? कायदे से अगर आपको चाहिए गलती ना करो आप, तो आप यहां पे बैलेंस का फिगर लिख दो। बैलेंस GST पेबल। ठीक है, ये है 7,000, ये है 54,000 और ये है 54,000। ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं। अगर ये इतना बेसिक करोगे ना, गधे से गधे बच्चे के मार्क्स नहीं कटेंगे कभी। अब बचपन में क्या था? सबसे पहला था कि IGST, देखो ये निकालना तो बेसिक है। इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है IGST, सॉरी इंटर पे IGST लगता है, इंट्रा पे CGST SGST लगता है। ये बेसिक है। अब जिसको ये नहीं आता उसने डूब मरने का। ठीक है, यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, IGST का ITC यूज होता है IGST के पेमेंट के लिए, बराबर है। दूसरा रूल क्या है? अगर ये अपने केस में वो एप्लीकेबल नहीं है पर बता दे रहा हूं, अगर ऐसा हो कि IGST का पेमेंट खत्म हो गया, लेट्स से अपने पास IGST का क्रेडिट होता 50,000 का, तो 36 यूज कर लिए, अब बचे हुए 14,000 IGST। मैं क्या बता रहा हूं, सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। IGST का अगर मेरे पास ITC होता, यहां लेट्स से 50,000 होता, तो उसमें से ये 36,000 यूज हो गया, बचा हुआ 14,000 काई में से यूज करें? CGST के पेमेंट के लिए या SGST के पेमेंट के लिए? तो वहां पे कोई प्रपोर्शन नहीं बताया किस प्रपोर्शन में यूज कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं बताया। ITC ऑफ IGST, सबसे पहले रूल क्या है? देखो, सबसे पहले रूल है कि ITC ऑफ IGST आपको पूरा खत्म करना है। रूल नंबर 1 क्या है? IGST का ITC खत्म करो। ये लिख लेना, अगर नहीं याद होगा किसी को तो लिख लेना। IGST का ITC खत्म करो। अब ये IGST का ITC काई में यूज करेंगे? सबसे पहले फॉर IGST के लिए यूज करो, सबसे पहले IGST के लिए यूज करो। सेकंड, सेकंड नंबर में कुछ सीक्वेंस नहीं है। CGST भी लिए, CGST और SGST इन किसी भी ऑर्डर में, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रपोर्शन में आप यूज कर सकते हो। अब इस केस में क्या होता है? एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन में हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारे पास CGST का पेमेंट कितना करना है और CGST का क्रेडिट कितना है। लेट अस अज्यूम कि आपको CGST का पेमेंट करना है, SGST है, ठीक है, इसका पेमेंट आपको करना है
50,000, इसका पेमेंट आपको करना है 70,000। और आपके पास जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी पड़ा है ना, आईटीसी जो पड़ा है वो है 40,000, या चलो ठीक है वो है 55,000। और सीजीएसटी का जो आपका आईटीसी है, एसजीएसटी का, एस स्टेट वाला, वो है 50,000 का ही है। तो आप क्या चेक करते हो पता है? आप बोलते हो देखो अपना मकसद क्या है, अल्टीमेट मकसद क्या है बचपन, बताओ। बचपन से पैदा हुए तब से मकसद क्या है? गवर्नमेंट को मिनिमम कैश में टैक्स पे करना है, मतलब जीएसटी पे करना है, बराबर। अब सीजीएसटी के लिए हमको जरूरत की मदद की जरूरत ही नहीं है। हमारे को सीजीएसटी पे करना है 50,000, हमारे पास उसका 55,000 का आईटीसी पड़ा है, हम इसको इसके अगेंस्ट यूज कर देंगे। तो ये केस में हम सीजीएसटी को नहीं यूज करेंगे, सीजीएसटी के लिए आईजीएसटी का आईटीसी नहीं यूज करेंगे, एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे, बराबर। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं, मेरे को पता है मैं क्वेश्चन से बाहर जा रहा हूं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट अस अज्यूम आपके पास 45,000 का आईटीसी है सीजीएसटी का, और 60,000 का आईटीसी है एसजीएसटी का। तो आप क्या करते हो, 50 में से 45 है तो 5,000 अपने को लग रहे हैं, और यहां पे 10,000 लग रहे हैं, क्योंकि कम है ना, 70 पे करना है, 60 का क्रेडिट है। तो इतना पैसा हम यूज करेंगे आई में से, आईजीएसटी में से। अब लेट अस अज्यूम आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास कितना पड़ा है, 15,000 का, तो 5 इसमें यूज करेंगे, 10 इसमें यूज करेंगे। आईजीएसटी का क्रेडिट 15 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे फिर? लेट अस अज्यूम आईजीएसटी का आपके पास क्रेडिट कितना है, 20,000 है, तो 5,000 इसमें से यूज करेंगे, 10,000 इसमें से मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपने -5 कर लिया, 10 माइनस कर लिया, तो 15 खत्म हो गया, 5,000 और भी बचा है, इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, इसको यूज करो, और इसको काय में से यूज करो, अब जिसमें से यूज करना है करो, आपकी मर्जी। सीजीएसटी से करो, एसजीएसटी से करो, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं दिया है, कोई प्रपोर्शन नहीं दिया है, पर यह लिखा है कि आईजीएसटी का आईटीसी पहले खत्म करो, ठीक है। तो आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के लिए, फिर एसजीएसटी या सीजीएसटी या दोनों, या दोनों में से कोई एक, इन कोई भी ऑर्डर, कोई भी प्रपोर्शन। और ये डिपेंड करेगा कि किस ऑर्डर में यूज करना है, काय पे डिपेंड करेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का लाइबिलिटी कितना है और उसका अपने पास आईटीसी कितना पड़ा है, ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब ये बहुत डिटेल में है, अब इसमें हाइपोथेटिकली कितनी भी सिचुएशन आप बना सकते हो, बट पेपर में कभी इतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि उनको आपका मैथ्स नहीं चेक करना है यार, ठीक है। अब देखो अपना वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिचुएशन ही नहीं बनी, क्यों? क्योंकि आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कम है देन आईजीएसटी, बराबर। अब देखो हमको पे कितना करना है, 36,000, हमारे पास क्रेडिट कितना है आईजीएसटी का, 29,000, मतलब 7,000 का आईजीएसटी अभी भी पे करना है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की लायबिलिटी है 54,000 आईजीएसटी पे तो करना पड़ेगा। और आपने को यह भी पता है कि आईजीएसटी के पेमेंट के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का क्रेडिट काम आता है। आईजीएसटी कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इनफैक्ट सीजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के पेमेंट के लिए भी यूज आता है, एसजीएसटी का आईटीसी भी आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज आता है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो कितना 54 पे करना है, काय में से यूज करें। ये आईटीसी का स्टेटमेंट है बेटा अपना, ये स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी है। ट्वेंटी 29 तो खत्म कर दिया,
अब देखो सर, सीजीएसटी का यूज कर लो। अरे सीजीएसटी पे करना है 54,000 और सीजीएसटी का आईटीसी है 51। एंड याद रखना, क्रॉस यूटिलाइजेशन नॉट अलाउड है। मतलब सीजीएसटी में से आप एसजीएसटी को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। पेबल कितना है, इसको है ना थोड़ा सा इधर सरकाता हूं मैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं ऐसे। पेबल कितना है बताओ। पेबल है, अभी जो बैलेंस पेबल है वो है 7,000, 54,000, 54,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये 29 तो खत्म हो गया, उसके बाद भी 7,000 पे करना है। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। अगर टोटल मारोगे ना तो पे करना है 54 54। एक काम करो, टोटल मारो मेरे साथ, 1,08,000 प्लस 7,000, टोटल पे कितना करना है, 1,15,000 पे करना है, बराबर। ये 54 54। और आपके पास क्रेडिट अगर आप देखोगे ना तो 51 प्लस 71 122 का क्रेडिट पड़ा है। 1,22,000 का क्रेडिट पड़ा है और पे कर रहा है 1,15,000 ही। बट इसका क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो सर, सिंपल सी बात है, ये 54,000 पे करने हैं, उसमें 51,000 का क्रेडिट पड़ा है, तो ये 51,000 इसके अगेंस्ट ही एडजस्ट होंगे। ये 3,000 कैश में पे करना पड़ेगा सीजीएसटी, और एसजीएसटी का जो 54,000 पेबल है उसका क्रेडिट अपने पास है 71,000 का। तो 54 में से 71 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 71 माइनस 54, 16,17,000। ये पूरा पे करने के बाद में भी अपने पास 17,000 बचता है। आईटीसी, एसजीएसटी का आईटीसी 17,000 बचे हुआ है। देखो ध्यान से देखो मेरे साथ, ये पे करने के बाद में भी 54,000 जो पे करना है ना एसजीएसटी, अपने पास क्रेडिट 71,000 का है। ये 71 में से 54 पे कर दिया तो भी 17,000 का क्रेडिट बच रहा है। इस 17,000 में से ये 7,000 हम पे कर देंगे। मतलब ये 17,000 एसजीएसटी का क्रेडिट कैन बी यूज्ड फॉर आईजीएसटी। एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। तो 17 में से ये 7 जाने के बाद कितना बचता है बताओ। 17 में से 7 जाने के बाद बचा 10,000। अब 10,000 का क्रेडिट आपके पास पड़ा है, काय का, एसजीएसटी का आईटीसी आपके पास 10,000 का पड़ा है। बट आप इसको सीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। अब क्या होगा, ये पेएबल है, लेस आईटीसी ऑफ एसजीएसटी यूज्ड फॉर आईजीएसटी, कितना, 7,000 यूज्ड हो गया। ये पेएबल आ गया नील, लेस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी फॉर सीजीएसटी, कितना, 51,000। ये 3,000 अभी भी पेएबल है, लेस आईटीसी ऑफ एसजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, कितना यूज करेंगे, पूरा का पूरा 54,000। ये नील पेएबल है, पेएबल इन कैश नील, 3,000 नील, और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड काय का, एसजीएसटी का आईटीसी 10,000 रुपए का कैरिड फॉरवर्ड है। देखो 10 का कैरी फॉरवर्ड हो रहा 3 का कैश पे करने के बाद। अगर 3 का कैश नहीं पे करते तो 7,000 कैरी फॉरवर्ड होता, बट उसके लिए क्रॉस यूटिलाइजेशन जरूरी है। और मैंने आपको बताया था कि 1,22,000 टोटल है अपने पास और 1,15,000 पेबल है।
7,000 एक्स्ट्रा था, बट वो एसजीएसटी का था और पेमेंट करना था सीजीएसटी का। अब ये है ना, यूजुअली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है, क्योंकि जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी होता है अपने पास, क्योंकि लगता दोनों सेम है, आता दोनों सेम है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना के क्रिएट करते हैं। देखो इसका आंसर ऐसा है, 6 लाख, 6 लाख, 1,08,000, 54,000, 54,000, 36,000 इंटरेस्ट रेट का, आईटीसी का कंप्यूटेशन 51, 71, ये मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश कैसे लिखा है, देखो 54, 54, पहले तो आईजीएसटी यूज हो गया आईजीएसटी के अगेंस्ट, फिर सीजीएसटी यूज हो गया सीजीएसटी के अगेंस्ट, एसजीएसटी यूज हो गया एसजीएसटी के अगेंस्ट। अब सीजीएसटी खत्म हो गया था, एसजीएसटी का क्रेडिट बचा था 17,000 का, उसमें से 7,000 इसको एडजस्ट कर लिया, पेबल कितना आया सीजीएसटी 3,000, ऐसा। इतना सिंपल है भैया जिंदगी में। ये तगड़ा क्वेश्चन था, और यहां से ना आपको क्या क्या चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए, सीजीएसटी कब लगता, एसजीएसटी कब लगता, आईजीएसटी कब लगता, आउटवर्ड सेल पे लगता है, परचेस पे हम जो देते हैं उसका क्रेडिट मिलता है, फिर उसका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए इस क्वेश्चन के थ्रू। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को और आगे। किसी को ये लिखना है तो लिख लीजिए। ये लिख लीजिए भाई, किसी को लिखना है तो। और ये देखो, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो मैंने आपको बताई, एक मिनट, ये जो मैंने आपको बताई कि इसके अगेंस्ट, ये सब दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और जब तक आप प्रॉपरली पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको दिमाग में ही नहीं आएगा। लिख लिए क्या, जल्दी लिख लो। अब ये क्वेश्चन करके आपको दो चीजें समझ में आई होगी, मतलब मेरा जो पर्पस था ये क्वेश्चन करवाने का वो ये था। नहीं, ले लिया मैंने। हाँ, एक गिलास लेके आ जाओ, गर्म पानी, उकलता मत लाना, लफड़े हो जाएंगे, गला फट जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन करवाने के पीछे का जो मकसद था वो ये था कि आपको ये रियलाइजेशन देना कि भाई, जो आपको लग रहा है ना कि आपको पूरा का पूरा इंटर का एज इट इज याद है, मेरे को आपको ये सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन बताने पड़े, जबकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के अंदर एज इट इज पूरा आपने इंटर में पढ़ रखा है, उसके बेसिस पे एग्जाम दिया, उसमें आप पास होके तभी आप फाइनल में आए, बराबर। तो इसका मतलब यह है कि हमको लग रहा है जो इंटर का सिलेबस है, जो हमने इंटर में पढ़ रखा है, वो फाइनल में वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सोच गलत है। प्लस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसका वेटेज 35-40 नंबर का है। तो अब हमारा क्या रहेगा, हमने ये सेशन शुरू करा था और हमारे सेशन के एजेंडा में क्या क्या कवर था कि भैया इंटर के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे स्टेट वेट वाला वो सब बताया, क्वेश्चन सॉल्विंग की बेसिक्स पता चल जाए, और उसी से आते हैं मैं ये थर्ड पॉइंट पे, गाइडेंस। अब देखो, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से करने पड़ेंगे। मैक्स आप क्या कर सकते हो, इसको आप 1.5x पे देख सकते हो, इसका जो स्पीड है वो 1.5x कर सकते हो, बट इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको ऑल इंटर में आपने नहीं भी करे होंगे, बट फाइनल में आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अपना टारगेट कितना है, अपना टारगेट कितना है, हर बच्चा कमेंट करेगा टारगेट कितना है। हमारा टारगेट है भैया 70 मार्क्स का।
हम कोई 50-60 में खुश होने वाले नहीं है, हमको 70 लाने हैं इसमें। हम लाना चाहते हैं 70 मार्क्स, सो दैट हमारा एग्रीगेट आराम से निकल जाए। यस और नो? तो भाई क्वेश्चंस हमको करने हैं बेसिक्स, जो हमको लग रहा है जैसे मैक्स टू मैक्स आप चैप्टर 1 छोड़ सकते हो, बट मैंने जो चैप्टर 1 पढ़ाया था इंटर में, अगर आपको याद होगा, तो उसके अंदर मैंने जो लेवल की क्लैरिटी दी थी, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम उसको, जैसे वो जीएसटी के कैस्केडिंग इफेक्ट्स, वो क्यों आया था, इलनेस फॉर क्योर, पहले क्या होता था, ये सब गायब कर सकते हो। बट जहां से मैंने सप्लाई के बाद वाली चीजें पढ़ाना शुरू करी है, वो आपको करनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। जैसे अगर जीएसटी का आप बुक देखोगे, तो ये चीज को आप स्किप कर सकते हो। मैं बता देता हूँ कौन सी चीज आपको नहीं देखना है, ये चीज को आप स्किप कर दो, ठीक है। ये फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी अभी जानने की जरूरत नहीं है। प्री जीएसटी रिजिम क्या होता था, अभी क्या होता है, ये हमको पता चल चुका है, हम यही पढ़ लिए। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, भाई क्या करेंगे हिस्ट्री का। फीचर्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इसका ये कोई जरूरत नहीं है। यहां से ये जीएसटी क्यों खास है, ये कौन से टैक्सेस गए हैं, कौन से नहीं गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन, या आर्टिकल 246 A1 और A2 मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। यहां से पेज नंबर 6 से जो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी चालू हो रहा है, ये भी अगर चाहो तो पढ़ लेना, नहीं चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बट पेज नंबर 7 से व्हाट इज जीएसटी, यहां से आपको बिल्कुल देखना है, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती है जो आगे अपने को काम आएगी। तो पेज नंबर 7 से हमको करना है, ठीक है। इसमें कोई कंची मत मारना, ये जीएसटी काउंसिल छोड़ सकते हो। जीएसटी पोर्टल क्या होता है, अभी तो पोर्टल पोर्टल ही खेलने वाले अपन, और जिन बच्चों ने आर्टिकलशिप कर रखी है उनने पोर्टल पोर्टल खेल लिया है, ठीक है। तो ये पोर्टल पोर्टल प्लस ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको इंटर में बताया था कि ये फाइनल में आएगा, अब आएगा ये, अब आएगा भैया तू, अब आया ना। तो ध्यान से मेरे को ये बोलना है आपको कि भाई कभी भी मेरे को ये नहीं बता, देखो जेन्युइनली अभी मेरे को बीच में कोई बच्चा बोला था, जब मेरी उससे बात हो रही थी कि सर, जब बैच के रिलेटेड, कि आप इंटर वाले टॉपिक सारे लेने वाले हो क्या, इट वाज लाइक ऐसे देख के बोल रहा था, और सारे लेने वाले हो क्या, कि मैंने बोला भाई तो फिर तुमको इंटर का भी याद नहीं है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। किसी को याद नहीं होता। देखो आपने इंटर की एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद आप आर्टिकलशिप करे हो, ग्रुप 3 पढ़े हो, या इवन आप डायरेक्टली रिजल्ट के बाद 2 महीना 3 महीना वेट करके डायरेक्टली अगर ग्रुप 4 भी पढ़ रहे हो पहली बार, तो भी आपको इंटर की चीजें याद नहीं है बच्चा। आपको याद होगा भी तो धुंधला धुंधला याद होगा, और धुंधली धुंधली क्लैरिटी से फाइनल नहीं निकलता। आप ये बात ध्यान में रखो मेरी, कि एकदम टॉप नॉच क्लैरिटी होना कॉन्सेप्ट की, तब जाके फाइनल बनेगा। उसके अलावा फाइनल बनना बहुत ही नामुमकिन है। इंटर में तो भी ठीक है, डीटी आईडीटी साथ में था, मैनेज हो गया कुछ तरीके से। फाइनल में डीटी एक पूरा अपने आप में सिलेबस है, आईडीटी एक पूरा अपने आप में 100 मार्क का सिलेबस है, और यहाँ पे जुगाड़ू काम करके नहीं चलेगा। जहां जुगाड़ू चलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ओरिएंटेशन में मैंने बताया था कि कस्टम्स में आप अगर 30 मार्क का उसका वेटेज है, तो उसमें से आप 40-50% चीजें भी पढ़ लो कस्टम्स की तो चल जाएगा, 50% छोड़ भी दो तो चल जाएगा। करना नहीं चाहिए पर चल जाएगा। बट जीएसटी मत छोड़ो, क्योंकि सिलेबस छोटा है, और जो मॉड्यूल आपको दिख रही है 1100 पेज की मॉड्यूल है। अभी अगर आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तो आपको ये 1114 पेज की जो मॉड्यूल दिखेंगी, वो 1100 पेजेस इनने बहुत बाइफरकेट करके दे रखे हैं, इसलिए वो 1100 पेज दिख रहे हैं। अगर तमीज से, अगर प्रॉपरली अच्छे से इसको सिक्वेंस्ड करते ना, तो लगभग 500-600 पेज में मॉड्यूल बन सकती थी। बट खैर अपन इंस्टीट्यूट के सामने वो ज्यादा मगजमारी नहीं करते। कंटेंट कम है एज कंपेयर टू डीटी, बट it will require conceptual clarity to get 70+ marks and the target is 70 मार्क्स लाना। अगर आपको पास होना है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा खुद से पढ़ लो, मेरी बुक ले लो, सेल्फ स्टडी कर लो, और इंटर की लेक्चर्स खरीद लो, उसमें भी काम हो जाएगा। बट क्यों करना है, फाइनल है, फाइनल सीए में बनने के बाद में आपको पता है ना, आपका एक
अटेम्प्ट वेस्ट करना इज इक्वल टू कम से कम 4 से 5 लाख रुपए। अगर मैं फीफो से भी गया तो, लीफो से मतलब लास्ट वाली सैलरी देखूंगा तो गड़बड़ी है। मैं पहली सैलरी भी देखता हूँ तो कम से कम आपकी सैलरी कम से कम, मतलब अगर आप अच्छे पढ़ लिख के सीएमए बने, छोड़ छोड़ के नहीं बने, तो 10 लाख रुपए की कम से कम मिनिमम सैलरी है। अब 6 महीने की बात कर लेते, 6 महीने आप लेट हो गए, मतलब आपने 5 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, क्या है ये 6 महीने जो आपके एक्स्ट्रा जाएंगे ना, उस 6 महीने में आपके बैंक में 5 लाख रुपए क्रेडिट हो जाते थे अगर आप अच्छे से पढ़ के पास हो जाओगे। तो बड़ा सोचो, ये 2-5 हज़ार रुपए की बात मत करो, प्रॉपरली तमीज से अच्छे से पढ़ के पहले अटेम्प्ट में निकालना अपना टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ऑन दिस नोट आज की ये सेशन छोटी ही है। कल से मैं कल डालूंगा बेसिक्स ऑफ जीएसटी का लेक्चर, वो पूरा का पूरा देखना रहेगा। ठीक है, हाँ, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। प्लस जो भी तुम्हारे भाई बहन है जो सीएमए फाइनल में है, जिनको नहीं पता मैं पढ़ा रहा हूँ करके, मैं बीच में 1-1.5 साल नहीं पढ़ाया था क्योंकि फैमिली कमिटमेंट्स थी बहुत सारी, उनको वापस से बता दीजिएगा कि बादशाह आ गया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू टुमारो।